बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन 1.1 का हमारा एक पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं कि ये जो आर्गुमेंटेड मैट्रिसेस क्या होते हैं और जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं उनको आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की मदद से कैसे सॉल्व किया जाता है। असल में बात ये है, जब इस तरह का एक छोटा सा सिस्टम हो ना, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और लाइक x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो इसमें आप जानते ही हैं कि x के कोएफिशिएंट्स इक्वल करें और माइनस कर दें तो y मिल जाएगा, y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू मिल जाएगी। ये इजी होता है। लेकिन जो जो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स इंक्रीज़ करते हैं, जैसे ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस लिखा हुआ है, इसमें n नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हैं और ये m नंबर ऑफ़ इक्वेशंस हैं। तो इन दैट केस आप अगर x1 के कोएफिशिएंट्स को सेम करके सब्ट्रैक्शन वगैरह करना चाहें तो फिर देखें अभी रिमेनिंग इक्वेशंस में और बहुत सारे वेरिएबल्स मौजूद हैं और वो इंसान की जो समझ से ना बालातर चीज़ें हो जाती हैं। तो ये जो 2 वेरिएबल्स तक या 3 वेरिएबल्स तक तो हमें समझ आती है, लेकिन इससे आगे वो इंसान का जो माइंड है वो घूम जाता है। तो उसको फिर बेहतर बनाने के लिए हमने एक ऐसी स्ट्रेटजी इख्तियार करनी है कि जिसमें काम तो उसी तरह का हो जिस तरह के हमने ये 2 नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स वाली जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं उसमें करते हैं, लेकिन वही उसी के इक्विवेलेंट हो। तो उसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके कुछ ऑपरेशंस करते हैं उस मैट्रिक्स के ऊपर। वो वाले ऑपरेशंस वैसे ही हैं जैसे कि इस तरह से इक्वेशंस को आप देखें ना कैसे कर सकते हैं। एक इक्वेशन को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि इस वाले सिस्टम में आप सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आप इसमें भी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में भी आप इस तरह का काम कर सकेंगे जो हम अभी बनाने लगे हैं। और इस तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह हो सकती है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ये सारे काम हम इस बड़े सिस्टम में, जिसको आपने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखना है, जैसे ये आपके पास n नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स में m इक्वेशंस हैं। तो आपने करना क्या है कि x1 का कोएफिशिएंट यहाँ पे पकड़ा हुआ इधर दिख दिया a11 और x2 का कोएफिशिएंट फर्स्ट रो में जो x1 वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स हैं वो लिख लिए। इसके साथ इक्वल के बाद जो एक नंबर नज़र आ रहा है b1, वो भी आपने इसी मैट्रिक्स में लिख लिया। यानी कि यहाँ तक ये जो नंबर्स हैं वो फर्स्ट इक्वेशंस में वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स हैं और ये जो लास्ट वाला है ये क्या है, इक्वेशन की दूसरी साइड पर मौजूद नंबर है। इसी तरह से आपने दूसरी इक्वेशन में से जो x1 x2 x3 के कोएफिशिएंट्स हैं वो दूसरी रो में लिख दिए। अब ताकि इसको आप एक्सटेंड करके लास्ट रो पे ले गए जहाँ पे आपने लास्ट इक्वेशन में जो x1 x2 x3 के कोएफिशिएंट्स हैं वो लिखे और bm लास्ट पे आ गए। ये जो मैट्रिक्स हम बनाते हैं ना, इसको कहा जाता है जी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हाल तो ये फर्स्ट ईयर की बुक में जो मैंने आपको नोट सेंड किए हुए हैं इसमें भी ये आइडिया मौजूद है 3.5 में। लेकिन फिर से आप इसको इंडिपेंडेंटली देखें कि जब एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मौजूद है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। जैसे कि ये जो 2 वेरिएबल्स वाला सिस्टम है ना, इसका अगर आप आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाना चाहें ना तो इसको a और स्मॉल b इसका सबस्क्रिप्ट लिखते हैं। और वो जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है वो कैसे बनता है, x1 और x2 के कोएफिशिएंट्स लिखिए 2 और 3 और राइट साइड पे आप 5 वो लिखें। देखिए राइट साइड वाले नंबर को लेफ्ट साइड पे ला के नहीं लिखना कि आप इसको -5 लिखें, नो, उसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे रखना है और इक्वेशन की दूसरी साइड पे जो उसकी पोजीशन है जो भी प्लस या माइनस के साथ है वही इसके साथ लिखना है। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन में x और y के कोएफिशिएंट्स आपने लिख लिए और इक्वेशन की दूसरी तरफ पे 3 था, तो ये हमने इसका इस सिस्टम का आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिख लिया। तो ये जर्नल फॉर्म भी आ गई, पार्टिकुलर केस भी आ गया। तो इसको आप आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को हम स्टडी करेंगे और उसको स्टडी करके उसमें जो ऑपरेशंस कर सकते हैं वैसे जैसे आप इक्वेशंस में काम करते हैं कि किसी एक इक्वेशन को नंबर से मल्टीप्लाई करना, फिर प्लस या माइनस करना, इसी तरह के काम हम इस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के साथ भी करेंगे। और मकसद यही होगा कि हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सोल्यूशन निकालें, x1 x2 x3 सो ऑन अप टू xn की वैल्यूज फाइंड करें जो कि गिवन सिस्टम को सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो ये जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी इसी तरह से इसमें भी देखिए एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, 3 वेरिएबल्स 3 इक्वेशंस, तो उसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिख दिया गया। कैसे, x1 x2 x3 के कोएफिशिएंट्स लिखे 1 1 2 और राइट साइड पे 9 है वो लिखा। फिर दूसरी इक्वेशन में देखिए x1 x2 x3 के कोएफिशिएंट्स राइट साइड पे 1 है और ये मतलब इजी है कि आप आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स किसी भी सिस्टम का लिख सकते हैं। अब आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में आप क्या काम कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें अलाउड हैं, जैसे देखें ना
इस वाले इक्वेशन में अगर आप सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो सिस्टम कोई नया नहीं हो जाता, वही रहता है, उसके इक्विवेलेंट है। इसी तरह से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को भी जब आप इसकी किसी एक रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स उसी सिस्टम का रहेगा, कोई नई चीज़ नहीं बन जाएगी, कोई नया सिस्टम नहीं बन जाएगा, बल्कि उस पुराने सिस्टम को ही ये जिसका आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया उसी को ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से आप इन दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही जब आप इसको दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देन आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिस्टम कोई नया नहीं बन जाता, सिस्टम वही रहता है, उसकी वैल्यूज़ वही रहती हैं, वही सिस्टम रहता है। तो सेम वो ये कह रहा है यहाँ पे इस पैराग्राफ में बता रहा है कि ये जो इक्वेशंस का सेट है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, इसमें आप क्या क्या काम कर सकते थे। अभी मैंने जो आपके साथ रिपीट किया ऊपर वाली एग्जाम्पल के साथ कि आप ये काम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई एन इक्वेशन थ्रू ए नॉन जीरो कांस्टेंट। जैसे कि ऊपर वाले सिस्टम में मैंने दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये काम आप ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपने x1 के कोएफिशिएंट्स को इक्वल करने हैं तो पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से सिस्टम की किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा ये कि इंटरचेंजिंग टू इक्वेशंस, देखो यहाँ पे पहली इक्वेशन को दूसरी और दूसरी को पहली की जगह पर रखने से वो सिस्टम बदल नहीं जाएगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो ये काम हम कर सकते हैं इक्वेशंस में। और उसके बाद कहता है ऐड ए कांस्टेंट टाइम्स वन इक्वेशन टू अनदर। जैसे आपने ऊपर वाले सिस्टम में जिसकी मैंने ऊपर एग्जांपल दी है, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये काम आप कर सकते हैं कि ऐड, देखिए ना, ऐड अ कांस्टेंट टाइम्स टू वन इक्वेशन ऑफ वन इक्वेशन टू अनदर, यानी कि किसी एक इक्वेशन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी इक्वेशन में किसी भी दूसरी इक्वेशन में ऐड कर सकते हैं। तो ये काम जो हम इस इक्वेशन में कर सकते हैं, सेम वो बता रहा है कि यही काम आप इस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के लिए भी कर सकेंगे। ठीक है, यानी कि लॉजिक हमें मिल गई ना कि ये जो है इन इक्वेशंस में किया जा सकता है और उसकी ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनी है, तो इसलिए वही काम, यानी कि इसमें भी आप रोज़ किसी भी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दो रोज को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक रो को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यही वो इसमें बताना चाह रहा है कि ये तो आप तो किसी भी सिस्टम में कर सकते हैं काम, और ये कह रहा है कि सेम चीज़ें आप इसके लिए भी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के लिए कर सकते हैं। मल्टीप्लाई ए रो थ्रू अ नॉन जीरो कांस्टेंट, इंटरचेंजिंग टू रोज, ऐड ए कांस्टेंट टाइम्स टू अनदर। ठीक है, तो ये आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया जाएगा कि एक सिस्टम हमें मिला है ये वाला, इसका ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है, इस साइड पे लेफ्ट साइड पे वर्टिकली वो इक्वेशंस जो हम आम काम करते हैं, मल्टीप्लाई करना, स्प्रेड करना, वो करता जाएगा, और राइट साइड पे वही ऑपरेशन से कह लें कि वो मैट्रिक्स की फॉर्म में आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में रख के करेगा, और देन इस सिस्टम को नीचे सॉल्व करता आएगा और एंड पे एक्स वाई और जी की वैल्यूज फाइंड करेगा जो कि इस सिस्टम को सेटिस्फाई करेगी। फिर साथ ही साथ चूँकि ये जो काम है वो दोनों पे हो रहा है, इक्वेशंस पे भी और उसके करस्पॉन्डिंग आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के ऊपर भी, तो फिर ये जब आप करेंगे परफॉर्म तो फिर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि इक्वेशंस के साथ डील करना थोड़ा मुश्किल है। इसकी बजाय अगर आप आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को ही लेके चले क्योंकि ये और ये चीज़ इक्वलेंट है, तो फिर बेटर है। फिर हम ऑनवर्ड जो एक्सरसाइज और जो आगे हमारे लीनियर जबरा में सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हम इन इक्वेशंस के तरीक़ेकार को छोड़ देंगे और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को लेके चलेंगे क्योंकि ये ईजियर है इसको हैंडल करना। बहरहाल फ़िलहाल कंपैरिजन के तौर पर दोनों, ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस और ये उसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। देखो जैसे देखो ना आप, काम तो आप अपनी मर्ज़ी के मुख्तलिफ कर सकते हैं, लेकिन जो उसने किया उसको फॉलो करते हैं। देखो अगर एक्स के ऑप्शन हमें इक्वल करने हैं तो क्यों ना हम पहले इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, कहता है ऐड -2 टाइम्स द फर्स्ट इक्वेशन टू द सेकंड इक्वेशन। कहता है कि आप क्या करें कि फर्स्ट इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड इक्वेशन में ऐड कर दें। ठीक है, ठीक है जी। तो देखें ये साइड पे हम अभी करने लगे हैं। फर्स्ट इक्वेशन वैसे की वैसी रहेगी, x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 9। सेकेंड इक्वेशन को ये इसने कहा है कि मैं फर्स्ट इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूँगा। तो आप ज़रा करें ऐड, -2x -2y -4z इज इक्वल टू -18, और इसको किस में ऐड करना है, सेकंड वाली इक्वेशन में। तो ज़ाहिर है कि x वाली वैल्यूज कट जाएंगी और ये एडिशन के बाद ये वाली इक्वेशन आएगी। क्या ख्याल है? ठीक है,
अब ये सेम काम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में भी किया है, यानी कि इसकी फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में ऐड कर रहे हैं। तो आइए ज़रा इसकी फर्स्ट रो को कि हर एलिमेंट को -2 से मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आए उसको सेकंड रो में ऐड करें। देखिए फर्स्ट रो को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सेम टू सेम रहेगी, थर्ड वाली सेम टू सेम। अब आप करें फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई और सेकंड रो में ऐड करें, इसको करोगे मल्टीप्लाई तो -2 आएगा, इसको +2 में ऐड किया तो क्या आ गया, 0 आ गया। अब 1 को -2 से मल्टीप्लाई करो, -2 बन गया, 4 में ऐड किया तो 2 आ गया। अब इस 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -4 आ गया, -4 को -3 में ऐड करोगे तो -7 आएगा। इस 9 को -2 से मल्टीप्लाई करो तो -18 को 1 में ऐड करो तो -17। ठीक है, तो ये इक्वेशंस के थ्रू हमने किया, ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में। तो हमें लग रहा है कि ये इक्वेशंस को लिखना और फिर मल्टीप्लाई करना, फिर ऊपर नीचे रख के ऐड करना, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। इसमें देखें एक मैट्रिक्स था, उसके नीचे ही दूसरा मैट्रिक्स आ गया है। ये जो इस तरह का काम करके हम नया मैट्रिक्स लिखते हैं, इसे कहते हैं रो इक्विवेलेंट, यानी कि ये चीज़ और ये चीज़ आपस में रो इक्विवेलेंट है, यानी कि सिस्टम चेंज नहीं होगा। अब आप मज़ीद देखें कि आप इस सिस्टम की तरफ आए ना, अगर आपने यहाँ पे एक्स देखो ना, ये 3 इक्वेशंस थी, 3 वेरिएबल्स हैं, तो सिस्टम सॉल्व कैसे होगा कि हम सबसे पहले एक वेरिएबल को जी स्टूडेंट्स हमने एक स्टेप किया है। अब चूँकि पहले हमें यहाँ से x को रिमूव किया, अब आप इस वाले x को रिमूव करने के लिए सोच सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन को -3 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड कर दिया जाए। सेम काम हम इस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स पर भी करेंगे कि फर्स्ट रो को -3 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसको थर्ड रो के एलिमेंट्स में ऐड करना है। ठीक है, सो लेट्स डू इट। हाँ जी, तो देखें ज़रा, ये फर्स्ट इक्वेशन को -3 से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गई फर्स्ट इक्वेशन, बन गई -3x + y -3x -3y -3y -6z = -27। इसमें अब आप थर्ड रो ऐड करेंगे ना, 3x + 6y - 5z = 0। एडिशन के बाद ये कट गया, ये आ गया 3y - 11z = -27। तो देखें ये लास्ट में फर्स्ट और सेकंड रो सेम की सेम आई और थर्ड रो चेंज होगी। अब ये सेम काम इस मैट्रिक्स पर भी किया, यानी कि फर्स्ट रो को -3 से मल्टीप्लाई करके आंसर जो आया उसको थर्ड रो में ऐड कर दिया। ये सेम चीज़, बल्कि यही समझे ना, यही क्वेश्चन आई। इसमें जो ऑप्शन है, एक्स का कोई ऑप्शन नहीं, इट मीन 0, वाई का ऑप्शन 3 और जी का ऑप्शन -11 और ये -27। अब आप देखें कि अब आपने इसे कहते हैं कि स्टेप वाइज आप एक एक वेरिएबल को रिमूव करते जा रहे हैं। तो अभी आप क्या करेंगे कि ये जो लास्ट 2 इक्वेशंस है ना, इनमें से y को रिमूव करेंगे ताकि z रह जाए और फिर z की वैल्यू फाइंड हो। तो फिर बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से y और फिर और बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से x भी आ जाएगा। तो देखें क्या कर सकते हैं कि ज़ाहिर है कि अब 2 और 3 एक कोई किसी एक टेबल में नहीं आते, तो क्या किया गया कि सेकंड रो को ना 2 से डिवाइड कर दिया गया। 2 से डिवाइड करेंगे तो देखें 2y बन जाएगा, y -7 बन जाएगा -7/2 और ये -11/2 17/2। थर्ड रो सेम एज इट इज। अब चूँकि ये जो काम आपने किया है कि सेकंड इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना, ये हम कर सकते हैं, मैथमेटिकली करेक्ट है, लेकिन सेम काम हम इस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में भी करेंगे कि इसकी सेकंड रो के हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये 1 बन गया, ये -7/2 और ये -17/2। तो आप देख रहे हैं ये और ये चीज़ सेम आ रही है। आपको ऑप्शंस देखें ना, x का 1, y का 1, z का 2 और राइट साइड पे 19, इसमें x नहीं है तो x की जगह 0, मतलब सेम चीज़ चल रही है पैरेलल। ओके, अब आप देखें कि यहाँ से y को रिमूव करना, क्या करेंगे कि सेकंड रो को -3 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड कर देंगे। तो ये लिखा है ऐड -3 टाइम द सेकंड इक्वेशन का थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट रो सेम एज इट इज, सेकंड रो सेम एज इट इज। अब आपने करना क्या है कि सेकंड रो को -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना। इसको करो मल्टीप्लाई, -3y और प्लस 3y 0 हो गया। इसको आप -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -21/2, उसको आपने -11 में ऐड किया तो -1/2 आ गया। सेम यही काम इसमें भी करेंगे और यही चीज़
रो वाइज है इस मैट्रिक्स में की जा रही है कि सेकंड रो को -3 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड कर दें। -3 + 3 0, इसको -3 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 21/2, और इसको -11 में ऐड करो, एलसीएम लो तो ये आ जाएगा -1/2, और लास्ट पे आ जाएगा -3/2। ओके, जस्ट 1 or 2 स्टेप्स लेफ्ट। देखें इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि ज़ाहिर में जी चाहिए तो हम इस वाली थर्ड इक्वेशन को ना -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये लिख दिया मल्टीप्लाई इक्वेशन है 3/-2 टू ऑब्टेन दिस। तो फर्स्ट और सेकंड रो सेम रही, थर्ड रो ऐसे बन गई। इसमें भी आपने थर्ड रो को -2 से मल्टीप्लाई कर देता है, ये आ गया। ओके, अब जी की वैल्यू आ गई है ओके। ये दरअसल अभी ना थोड़ी ही देर बाद 1-2 लेक्चर्स के बाद हम ना एक्सीडेंट फॉर्म और रिड्यूस एक्शन फॉर्म पढ़ेंगे डिटेल में। तो उसमें ये सारा उसी के रिलेटेड किया जा रहा है काम। कि उसमें बेसिकली होता ये है कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 और उसके नीचे 0 बनाने होते हैं। इसके बाद सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1 और उसके ऊपर भी 0 और नीचे भी 0 बनाना होता है। उसके बाद थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 0 और उसके नीचे तो चूँकि एलिमेंट्स हैं नहीं, उससे ऊपर वाले एलिमेंट्स भी 0 किए जाते हैं। तो सेम यही काम किया जा रहा है। इससे ये होता है कि इसे बेसिकली कहते हैं गॉस जॉर्डन मैथड, लेकिन वो आगे डिटेल में आएगा। अभी वो सिर्फ कंपैरिजन करवा रहा है कि जो काम हम इक्वेशंस में कर सकते हैं वो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में भी किया जा सकता है। ठीक है जी। अब आप देखें कि ये जो 1 है इसके ऊपर तो 0 बन चुके हैं और ये जो 1 है इससे ऊपर 0 बनाने तो कैसे करोगे आप? थर्ड रो को ना -11/2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड करोगे तो देन यहाँ पे 0 बन जाएगा। ठीक है, और इसी थर्ड रो को +7/2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में ऐड करोगे तो सेकंड रो में यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये काम करते हैं, ये लिखा हुआ है। तो कहता है ऐड -11/2 टाइम्स द थर्ड इक्वेशन टू द फर्स्ट इक्वेशन एंड 7/2 टाइम्स द थर्ड इक्वेशन टू द फर्स्ट सेकंड इक्वेशन टू ऑब्टेन। ठीक है, ये आ गया। ओके, अब ये देखें फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 उसके नीचे 0, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1 उससे ऊपर और नीचे भी 0 बन चुके हैं, 1 और इससे ऊपर 0 बन चुके हैं। इसे कहते हैं रिड्यूस एक्शन फॉर्म। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई। सेम यही चीज़ जब आप इसको इक्वेशन में लिखते हैं तो ये बनता है x + 0y + 0z = 1। तो दरअसल इससे x मिल गया 1। इस तरह सेकंड इक्वेशन में x और z 0 है तो y की वैल्यू 2, और यहाँ से x और y 0 है तो उनके ऑप्शन 0 है तो z = 3 आ जाता है। तो ये यहाँ से मैं समझ ये आई कि आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के थ्रू काम करना या इक्वेशंस को डील करना एक चीज़ है। तो यहाँ पे तो चले फिर भी 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल्स हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप सोचें कि 4 या 5 या इससे ज़्यादा वेरिएबल्स हों तो दैन इक्वेशंस के थ्रू चलेंगे तो हमारा माइंड तो काम नहीं करेगा। तो उसकी बजाय आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के साथ डीलिंग करेंगे तो वो फिर भी हम करते चले जाएंगे। ठीक है जी। अब ये एक्सरसाइज है बेसिकली तो आपको करनी है, लेकिन थोड़ा बहुत देख लेते हैं। कहता है कि ये इक्वेशंस लिखी हुई हैं, बताइए इनमें से कौन कौन से लीनियर है कौन कौन से लीनियर नहीं है। हमने ये कहा था कि वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इंटरूट्स वगैरह नहीं हो सकती, फ्रैक्शन नहीं हो सकते, और ये जो वेरिएबल्स हैं इनके प्रोडक्ट्स नहीं हो सकते। अगर होंगे तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है ना वो लीनियर नहीं है, क्योंकि देखिए x3⁴ है तो ये लीनियर नहीं है। इसके बाद जो सेकंड है वो इसकी वजह से, इस प्रोडक्ट की वजह से लीनियर नहीं है। थर्ड वाली लीनियर है, इसमें से आप x1 x2 x3 की वैल्यूज़ को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, लीनियर है। अब इसमें जो x1 की पावर -2 है इसकी वजह से ये लीनियर नहीं है, ये फ्रैक्शन पावर की वजह से लीनियर नहीं है। इसमें देखें x2 की जो पावर है वो 1/2 है और इस वजह से ये लीनियर नहीं है। ठीक है, तो आप इजीली इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि नीच पार्ट डिटरमिन वेदर द इक्वेशंस फॉर्म ए लीनियर सिस्टम। अब उसी तरह से ये देखें दो इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, तो इसमें भी अगर इंडिविजुअल जो इक्वेशंस हैं वो अगर लीनियर है तो सिस्टम भी लीनियर कहलाएगा। अब ये जो 2 और y है ना, ये एक्चुअली 2y⁻⁻1 है जो कि हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, ये सिस्टम लीनियर सिस्टम नहीं है। ये जो दूसरे वाला है ये लीनियर सिस्टम है। तीसरे वाला देखें, इसमें x y z है, इसमें ये लीनियर है, कोई मसला नहीं है। इसमें ये भी लीनियर है, सही हो गया। क्योंकि देखें ना तो x और z की पावर्स नेगेटिव हैं, फ्रैक्शन में है, ना ही प्रोडक्ट वगैरह है, तो ये एज पर प्रीवियस लेक्चर ये लीनियर सिस्टम है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में कहता है ईच पार्ट डिटरमिन वेदर द गिवन इक्वेशंस फॉर्म ए लीनियर सिस्टम।
तो देख लें उसी तरह से कि वेरिएबल्स की पावर्स को देखना है और वेरिएबल्स के प्रोडक्ट्स को देखना है। अगर वो नहीं है तो लीनियर सिस्टम है। तो ये पहला तो लीनियर सिस्टम है। इसमें देखें ये ट्रांसडेंटल फंक्शन आ गया वेरिएबल्स का। इस तरह की जो भी इक्वेशन होगी वो नॉन लीनियर होगी। इसमें इसकी वजह से ये सिस्टम नॉन लीनियर है। लेफ़्ट साइड्स तो लेफ़्ट साइड्स के मल्टीपल्स हों, लेकिन राइट साइड से एज ए होल आप कह लेंगे मल्टीपल ना। इसको इस तरह से देख लें कि आप यूँ कर लिया करें x प्लस वाई प्लस जी, और इस जो कांस्टेंट है ना उसको भी आप लेफ़्ट साइड पे ले आया करें। लेट्स से के यहाँ पे मैं कर लेता हूँ -2 इक्वल टू 0। तो मैं इसके साथ दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूँ 2x प्लस 2y प्लस 2z -5 इज इक्वल टू 0।